प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इस बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस फेडरलिज्म डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही कमाल का इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चैप्टर है ये। तो आप सभी का वेलकम है। विदाउट एनी डिले चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होता क्या है, इसको समझते हैं हम सबसे पहले। तो फेडरलिज्म बेसिकली एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय शासन व्यवस्था एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जैसे स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। नाउ अब ये जो डिवीजन है ये कैसे हम परफॉर्म करते हैं या क्या इसका बेस है? तो डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सबसे पहला लेवल है सेंट्रल लेवल, इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है स्टेट लेवल और थर्ड लेवल होता है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट लेवल और प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट के डिसीजंस पर अपनी मोहर लगाते हैं, और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट्स लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म को जब हम समझ रहे हैं तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि वर्ल्ड में आखिर कितने ऐसे कंट्रीज हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाए हुए हैं, फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। सो मेनी ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये सभी कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब फेडरलिज्म अगर एक लेवल है या अगर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कलेक्शन है, तो क्या हर जगह फेडरलिज्म ही यूज होता है या सभी जगह पर फेडरल गवर्नमेंट ही फॉलो की जाती है? तो ऐसा नहीं है। Many of the countries they follow unitary level of government. Unitary level of government, what does it means? तो CBSE ने 2024 में unitary level and federalism में difference से related एक क्वेश्चन पूछा था। तो हम समझते हैं what is unitary level of government? तो unitary level of government होता है जिसमें या तो एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी एक ही गवर्नमेंट का लेवल है, गवर्नमेंट का लेवल डिवाइडेड नहीं है जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। देयर कैन बी सब यूनिट्स, सब यूनिट्स हो सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज हो सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो सबऑर्डिनेट यूनिट्स यानी प्रोविंसेस, स्टेट्स या लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है। लोकल गवर्नमेंट्स सबऑर्डिनेट होते हैं यानी अंतर्गत होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मानने के लिए बाध्य होते हैं। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने समझा। यूनिटरी सिस्टम में 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जनरली, सबऑर्डिनेट यूनिट्स हो सकते हैं यानी सब यूनिट्स हो सकते हैं, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है प्रोविंसेस एंड लोकल गवर्नमेंट्स को। तो अब हम समझेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आखिर ये जो फेडरलिज्म है ये होता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। नंबर 1, फेडरलिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि फेडरलिज्म में पावर का डिवीजन होता है। तो पावर का डिवीजन मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल इन फेडरलिज्म। सेकंड फीचर, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होते हैं कंट्री में, बट वो सेम सिटीजन्स यानी एक ही कंट्री के नागरिक उनको गवर्न करते हैं, और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शंस पहले से डिसाइडेड होते हैं, यानी कौन सी सरकार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन इश्यूज पर लॉज बनाएगी ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। द जुरिसडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको समझाया कि इस सरकार का जुरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र कितना है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझाने और उसे एक्सप्लेन करने की पावर केवल कोर्ट्स के पास होती है। हाईएस्ट कोर्ट हमारे कंट्री या किसी भी कंट्री में जहां फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जुडिशरी की कि वो इनको सॉल्व करते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार कैसे पैसे कमाएगी, कैसे वो टैक्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सब ऑलरेडी उनके अधिकार क्षेत्र में मेंशन्ड होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि फेडरलिज्म के क्या टाइप भी एग्जिस्ट करते हैं। हमने फेडरलिज्म में ये तो समझा कि फेडरलिज्म वो सिस्टम है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बट इसके दो टाइप्स भी होते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके सेकंड पेज पर ये हेडिंग गिवन, ये पार्ट गिवन है आपको, बट कोई पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म के दो रूट्स हैं जिसके बेसिस पर हम फेडरलिज्म को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। सो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म मींस इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ मिलकर एक बिगर यूनिट बनाते हैं, यानी स्टेट्स जुड़कर एक देश की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट साथ मिलकर आए और उन्होंने एक कंट्री की फॉर्म में खुद को कनेक्ट किया। नाउ व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म? सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस वो फेडरेशंस हैं जिसमें लार्ज कंट्री यानी एक कंट्री खुद को सबऑर्डिनेट यूनिट्स पे डिवाइड करता है। जैसे एक कंट्री अपने एरिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में इन कमिंग टुगेदर फेडरेशंस द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। बट इन केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, इररिस्पेक्टिव कि वहां पर कितने स्टेट्स प्रेजेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेट्स के पास पावर्स कम होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, इज इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऑल स्टेट गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर, सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास लगभग बराबर शक्तियां होती हैं और ये पावरफुल होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बट इन केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कुछ पावर्स लिमिटेड होती हैं स्टेट्स के पास, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। अब क्या एग्जांपल्स हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के? तो हमारा कंट्री इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स मल्टीपल चॉइस में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं। फीचर्स आपको लर्न करने हैं, फीचर्स भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अभी तक हमने व्हाट इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म होता क्या है, इसका जनरल पर्सपेक्टिव देखा है। अब हम समझेंगे अपने भारत में फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है या भारत को फेडरल क्या बनाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, भारत को फेडरल क्या बनाता है। सो ये समझने के लिए हम सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि हमारे देश को फेडरल क्या बनाता है। अब इस टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर जो कि फेडरलिज्म का एक फीचर है, इसके साथ साथ वर्क ऑफ जुडिशरी, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स को समझेंगे। तो हमारे कंट्री को क्या फेडरल बनाता है, इसको जानने के लिए हम अपने संविधान के पास चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारा जो संविधान है वो हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है। ऑल्दो हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है, बट इंडियन यूनियन के जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे देश के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फेडरलिज्म पर बेस्ड है, इसीलिए आप ये टॉपिक और ये चैप्टर स्टडी कर रहे हो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब ओरिजिनली उसे बनाया गया था तो 2 टियर्स या 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेटअप किए गए थे, यानी सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटीज। बट समय के साथ इस पार्ट की नीड बढ़ने लगी कि हमें एक 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी फॉर्म करना चाहिए। तो 1992-93 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। इस पर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर यहाँ अपलोड कर चुके हैं जिसको आप वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, द 3rd टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड एंड पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का फॉर्मेशन हुआ। नाउ अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसे होता है। सो हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। द फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसीजन लेती है और डायरेक्ट लॉज फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट, पुलिस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन पर डिसीजन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट इन पर डिसीजन लेती है। एंड द 3rd लिस्ट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं
जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी दोनों अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज एंड एडॉप्शन। इन तीनों लिस्ट में द पावर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेंशन्ड है, जो कि एक फीचर है फेडरलिज्म का। इसके अलावा अगर सरकार को यह लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जो इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है, जैसे जब हमारा संविधान बना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर जैसा उस समय या उस जमाने में कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो नए सब्जेक्ट्स को रेजिडुअरी लिस्ट में एक टॉपिक के तौर पर या एक मैटर के तौर पर ऐड किया जाता है, जिस पर डिसीजन मेकिंग करती है हमारी केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट। सो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने का रेजिडुअरी मैटर्स पर, जो नए टॉपिक्स हमारी दुनिया में ऐड होते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हम इसको समझ रहे हैं। तो भारत को फेडरल क्या बनाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर हमने समझा बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब हम समझते हैं ऑल द स्टेट्स इन इंडिया इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। भारत में सभी स्टेट्स के पास सेम पावर्स नहीं है, जैसे स्टेट्स सच एज नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इनको एक स्पेशल स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? तो सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई दीज स्टेट्स हैव स्पेशल प्रोविजंस। सो दीज स्टेट्स हैव स्पेशल पावर्स स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड, यानी इन स्टेट्स की जमीन को और यहाँ रहने वाले इंडिजीनियस पीपल, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इन स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। इनके पास कुछ स्पेशल सिस्टम है, जैसे अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस स्टेट्स कैन नॉट बाई लैंड इन दीज एरियाज। इन एरियाज में बाहर से आने वाला कोई इंसान डायरेक्टली जमीन खरीद नहीं सकता है, तो इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरीज। तो भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें यूनियन टेरिटरीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब व्हाट आर यूनियन टेरिटरीज? सो ये वो एरियाज हैं जो बहुत स्मॉल हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं हैं। दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। इनको किसी स्टेट के साथ मर्ज नहीं किया गया है, यानी ये स्टेट का हिस्सा नहीं है, बट बहुत छोटे हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन एरियाज को गवर्न करती है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी जहां पर अपनी सरकार प्रेजेंट है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द जुडिशरी। हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में समझा था कि जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आवर कंट्री टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी या न्यायालय ये गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं एंड दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, और वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। जुडिशरी का ये भी रोल होता है कि वो संविधान के एप्लीकेशन और उसके इंप्लीमेंटेशन को भी देखते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर का डिवीजन है उसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के पास पावर है कि वो उस मैटर पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन मेकिंग करते हैं या फैसला सुनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से फेडरलिज्म चैप्टर को समझा है, उसका एक पोर्शन हमने सीखा है अप टू व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, एंड जुडिशरी के पोर्शन तक हम इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू कि आपने इस लेक्चर को समझा और इस लेक्चर को समझने के बाद आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।